नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर विशेष देख रहे हैं आप, हूं आपके साथ शफान अंसारी। देश ने कुछ दिन पहले ही दूसरी लहर पर जीत हासिल की है। अभी लॉकडाउन में छूट मिलना शुरू ही हुआ था कि जानलेवा वायरस की थर्ड वेव का खतरा मंडराने लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार डेल्टा प्लस के मामले सामने आ रहे हैं। ये मुसीबत धीरे धीरे 13 राज्यों में फैल चुकी है। राज्य सरकारों की तरफ से लगातार एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। भारत में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 55 मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 22 मामले महाराष्ट्र में मिले हैं। चिंता इस बात की है कि ये वेरिएंट वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है, यानी खतरा पहले से ज्यादा बड़ा है। देंगे आपको हर अपडेट और बताएंगे कि आखिर खतरा कितना बड़ा है। तमाम अहम जानकारी भी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केरल में 3, पंजाब में 2, गुजरात में 2। प्रदेश में डेल्टा प्लस से निपटने की क्या तैयारियां की गई हैं? क्या डेल्टा प्लस ही तीसरी लहर का कारण बनेगा? क्या वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट में प्रभावी है? बच्चों के लिए कितना खतरनाक है डेल्टा प्लस? तो इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो तीसरी वेव की जो बात कही जा रही थी वो अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरुण पांडे जुड़ेंगे, जो कि एम्स से रिटायर्ड डॉक्टर हैं। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर के पांडे साहब जुड़ेंगे हमारे साथ, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। अनिल यादव भी जुड़ेंगे हमसे, लखनऊ से हमारे संवाददाता, उनसे भी अपडेट लेंगे। सर, आप दोनों का स्वागत है। सर, डॉक्टर अरुण साहब, आपसे शुरुआत करना चाह रहे हैं। सर, बिल्कुल बेसिक से लेते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। एक आम आदमी के लिए फर्स्ट स्ट्रेन उन्होंने देखा, सेकंड स्ट्रेन उसने देखा, तीसरी स्ट्रेन की बात हो रही है डेल्टा प्लस की। कितना अलग होगा पिछले 2 स्ट्रेन के, पिछले 2 लहर के मुकाबले? जी, सबसे पहली बात तो ये कह दूं कि कोई भी जो वायरस का प्रवृत्ति होती है अपने आप को म्यूटेंट करने का, तो वायरस ने अपनी प्रवृत्ति तो नहीं बदली। हाँ, हमें अपनी प्रवृत्ति बदलनी पड़ी, क्योंकि देखिए, पहला वेव, दूसरी वेव और तीसरी वेव की जब बात की जा रही है, तो जो डेल्टा प्लस है, देखिए ये अभी शुरुआती शोध है और इसी शोध में पता चल गया है कि ये डेल्टा प्लस जो है ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। और अगर जैसे और लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया भी चालू हो गई है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, हर जगह। तो यानी कि अगर अनलॉक की प्रक्रिया में हम लोगों ने एहतियात नहीं बरता, हम लोगों ने अपनी प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है ये भी वेरिएंट उसी तरह का प्रभाव डालने में सक्षम है जो अभी हमने दूसरी लहर में जो देखा था। यानी कि पूरी हाहाकार मच सकती है अगर हमने अपनी तरफ से सावधानियां हटा दी। और आप कई जगह देख भी रहा हूं मैं, आप भी देखते होंगे, आप लोग पत्रकार हैं, आप फील्ड में जाते हैं, कि कई लोग आज भी समझ रहे हैं कि कोरोना तो चला गया जी, अपने मास्क हटा दिए। आप भीड़ में देखिए, आप मार्केट में तमाम तरह की भीड़ लगी हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी 1-2 महीने पहले हम लोग इस बदहाली में पूरा देश कराह रहा था, पूरा देश सांसों के लिए जूझ रहा था। तो यानी कि हमें ये चीज, पिछले जो हमारी गलतियां हैं उससे हमें सबक लेना चाहिए। और तीसरी लहर के लिए हमें अभी से प्रिपेयर्ड इसलिए होना है क्योंकि मैं फिर बता दूं कि अगर कोई भी विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जब उसके 50% या 30%, 10% से ऊपर भी अगर कोई इन्फेक्ट हो जाता है उसके पॉपुलेशन में, तो सभी व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। यही हाल हुआ था हमारे सेकंड वेव में। तो तीसरी वेव के लिए सबसे पहले और जरूरी काम ये है कि हम लोग वैक्सीनेट कराएं अपने आप को। जहां भी आपका नंबर आता है तो जरूर जाए वैक्सीनेशन कराने, क्योंकि वैक्सीनेशन से ये जरूर है कि वैक्सीन हमारे को इस डिजीज में जो सीवियरिटी है, यानी कि कोर्स ऑफ डिजीज में अगर मैं बात करूं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन और सीवियरिटी पे रोकने में सक्षम होगी वैक्सीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैक्सीन लगाने पे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, डेल्टा प्लस आप पे आपको अटैक नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन से हमको एक और प्रोटेक्शन मिलता है, हमें एंटीबॉडी हमारे अंदर बनती है, तो कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस का इन्फेक्शन जो होगा हमारे शरीर में, सीवियरिटी उसकी कम होगी। तो जहां भी वैक्सीन लग रही है, जहां भी आपका नंबर आ रहा है, जरूर जाए। और इस पे कोई भी ये ना सोचे कि फला वैक्सीन ही हम लगवाएंगे या इसी वैक्सीन के पीछे जाना है। जो भी सरकार द्वारा आपको मुहैया कराई जा रहा है वैक्सीन, उस पे जरूर लगाएं। और एक बात मैं फिर बताना चाहता हूं, जो पहला हमारा हथियार है वो है मास्क, और अंतिम जो विकल्प है वो है वैक्सीन। तो पहला और अंतिम विकल्प के बीच में हमें प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अभी भी नहीं भूलना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी करता हूं सबसे कि अभी भी समय है साहब, घर से अगर जरूरी काम नहीं है तो मत निकलिए, क्योंकि ये जो लहर आती है, ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मान लीजिए पूरे देश में 55 केस हुए हैं, ये 55 कब 150 हो जाएंगे, कब 200 हो जाएंगे, कब 250 हो जाएंगे, यू नेवर नो। तो अभी से हमको समझने की जरूरत है
और अपने आप को एहतियात ठीक बरतने है। की जरूरत है और वैक्सीनेशन लेने की जरूरत है। ठीक है, डॉक्टर के पांडे का रुख करेंगे। डॉक्टर के पांडे, आपने अरुण पांडे साहब को सुना होगा, जो जाहिर सी बात है लगातार कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हमें लगातार रखना होगा। सर, ऐसे में सवाल ये भी है कि जिन जिन लोगों ने अब तक कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवा ली है, उनके लिए कितनी कारगर रहेगी? क्या जो थर्ड वेव है उसके ऊपर भी हम लोग मतलब उससे लड़ने के लिए हम सक्षम रहेंगे इन्हीं वैक्सीन के आधार पर? देखिए, वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ दें। जी, हमेशा कहा जाता है कि वैक्सीन लगवाइए, साथ में मास्क वगैरह पहनिए और जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जितना जरूरी है उतना ही निकले, ये तो बिल्कुल जरूरी है। लेकिन मैं आपको बहुत एक प्रॉमिसिंग डाटा, बहुत बढ़िया खबर सुनाने जा रहा हूँ। अमेरिका में पिछले दिनों जितनी मौतें हुई हैं, आप ध्यान से सुनिए सभी जी। लोग, जो भी दर्शक आपके देख रहे हैं, कि अमेरिका में जो भी मौतें हुई ये सारे ऐसे लोग थे जिनको वैक्सीन नहीं लगी। तो आप सोचिए वैक्सीन कितनी कारगर है वहां पे, क्योंकि वैक्सीन काफी लोगों को लग चुकी है, ऑलमोस्ट 70% वो पहुंचने वाले हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन ऐसा नहीं कि असर नहीं करेगी, वैक्सीन बहुत असरदार है। आपको चिंता करने की, हमको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तब तक हमें जारी रखना है जब तक 70% से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेट नहीं हो जाती। ये बड़ा जरूरी है। जहां तक डेल्टा प्लस का सवाल है, मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा कि अभी तक देखिए 50+ केसेस इंडिया में डिटेक्ट हुए हैं जी, और ये डेल्टा का जो वेरिएंट आया है, देखिए वेरिएंट दो तरह के होते हैं। एक तो वेरिएंट होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ये रोज ही म्यूटेशन होते रहते हैं वायरसेस में। ऐसा म्यूटेशन जो ज्यादा खतरनाक नहीं है उसको कहा जाता है साइंटिफिक पर्पज के लिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, VOI। अगर वो म्यूटेशन लगता है भाई ये पोटेंशियली रिस्की हो सकता है, मतलब ये आगे जाकर के इससे खतरा ज्यादा बढ़ सकता है, तो ऐसे को एक अलग कैटेगरी में डाल देती है गवर्नमेंट या WHO, जिसको बोला जाता है POC, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो इस डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला गया है। लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी बातें हैं कि एक तो ये बहुत इन्फेक्शस अभी तक नहीं पाया गया है। जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पाए गए थे केसेज, जो टोटल महाराष्ट्र में 3500 केसेस की जांच हुई थी, सीक्वेंसिंग हुई थी, जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुई थी, जिसमें सिर्फ 21 केसेज आए। एक महिला की मौत हुई जो 80 साल की थी, वैक्सीनेटेड नहीं थी और साथ में उनको कोमॉर्बिडिटीज भी थी। बाकी लोग ठीक हो गए, बाकी माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम थे, कोई सीरियस नहीं हुआ उसमें से। इसी तरह से और लोगों का भी है। तो इसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं, सावधानी बरतने वाली बात है। अभी तक कोई भी सबूत ऐसा नहीं है। मैं डॉक्टर शाहिद जबील की भी बात करूंगा, जो वर्ल्ड फेमस वायरोलॉजिस्ट हैं, और भी स्टडी जो भी है, कोई भी स्टडी नहीं बता रही है कि डेल्टा प्लस ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सावधानी न बरतें। गवर्नमेंट जो भी कह रही है सावधानी बरतने के लिए करिए, ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाए। इसमें अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दें, एक बार बताना चाहूंगा जी, जैसे अल्फा जो वेरिएंट था इसका, वो एक आदमी को 5 से 7 दिन में इन्फेक्ट करता था। जो डेल्टा वेरिएंट आया ये 3 से 5 दिन के अंदर इन्फेक्ट करने लगा। दूसरी चीज, जो अल्फा वेरिएंट था वो एक बार में 3 से 5 आदमी को इन्फेक्ट कर रहा था और डेल्टा वेरिएंट 5 से 8 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। अब ये सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या है डॉक्टरी लैंग्वेज में, बीमारी के लिहाज से, वो मैं बताना चाहूंगा। सब लोग ध्यान से सुने कि अल्फा वेरिएंट एक जो वायरस है, एक आदमी उसमें 3 से 5 आदमी को बीमार करता है, लेकिन 10 साइकिल के बाद, इन्फेक्शन के बाद 2 लाख से 20 लाख से लेके 2 मिलियन से लेके 20 मिलियन तक लोग बीमार हो सकते हैं उसमें। लेकिन जो 5 से 8 लोग इससे बीमार हो रहे थे डेल्टा वेरिएंट से, उसमें 20 मिलियन से लेके 2 बिलियन 200 करोड़ तक, मतलब 2 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ तक लोग इन्फेक्ट हो सकते थे डेल्टा से। तो इसलिए इसमें सावधानी बरतने की बहुत जरूरी है। और देखिए पिछले दिनों जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुई है इंडिया में, उसमें 83% केसेस डेल्टा के पाए गए थे, इसलिए सावधानी बरती जा रही है। इंग्लैंड में 90% जो 50 के बिलो लोग थे वो इन्फेक्टेड हुए, वो डेल्टा के थे। इसलिए डेल्टा प्लस के नाम से साइंटिफिक कम्युनिटी भी घबरा रही है, लोगों को सावधान किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा साइंटिफिक डाटा नहीं है कि ये ज्यादा खतरनाक है। ठीक है।
अनिल यादव इस बीच हमारे संवाददाता ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अनिल यादव, डॉक्टर अरुण हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर के हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि ठीक है, थर्ड वेव आ रही है, थर्ड स्ट्रेन की बात हो रही है, ऐसे में वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या अपडेट दे पाएंगे? वैक्सीनेशन किस तरह से चल रहा है? लगातार सीएम एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बच्चों तक के लिए बात की जा रही है कि बच्चों के लिए भी महाअभियान चलाया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए। क्या अपडेट दे पाएंगे? देखिए, यूपी सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और लगातार अभी 6 लाख से ऊपर डोजेस पर डे लगाई जा रही हैं और यूपी सरकार ने जुलाई में 10 लाख से भी ज़्यादा डोज पर डे लगाने का लक्ष्य रखा है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेज़ी चल रही है और तभी तमाम एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं कि कोई भी वेरिएंट आए, डेल्टा आए या डेल्टा प्लस आए, उससे बचने का एक ही तरीका है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेट हो पाएँ, क्योंकि तभी कैजुअलिटी जो है वो कम होगी और लोग लगाने के लिए सामने भी आ रहे हैं। पहले हमने देखा था कि शुरू में बहुत अफवाहें चली थी, लोग दूर भाग रहे थे वैक्सीन लगवाने से, लेकिन अब धीरे धीरे ये मिथक टूट रहे हैं और लोगों का भरोसा जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया है। गांव में प्रधान, विधायक और जो गांव के गणमान्य लोग हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। वो दूसरों से अपील कर रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वैक्सीन लगवाएं और मुस्लिम इलाकों में भी तमाम वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसका असर दिख रहा है कि अब ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो तेज़ी पकड़ रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरह से डेल्टा प्लस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तमाम दूसरे राज्यों में खतरा यूपी में बरकरार है। यूपी सरकार ने अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिनमें भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के सिम्टम्स पाए जाए, उनकी जांच करी जाए, उनके कॉन्टैक्ट में आए लोगों को ट्रेस किया जाए और इस बीमारी को और इसके संक्रमण को फैलने से रोका जाए। और दूसरी तरफ सरकार वैक्सीनेशन के अभियान में भी तेजी ला रही है लगातार। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुण के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर अरुण साहब, अभी हाल ही में WHO ने सिंगापुर में एक अध्ययन किया है। अध्ययन के मुताबिक ये बात निकलकर सामने आई है कि जिस तरह से सेकेंड स्ट्रेन में था, वैसे ही ICU की और ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इस मरीज़ के इलाज के लिए। हम तैयार हैं हिंदुस्तान में? क्या पर्याप्त मात्रा में हमारे पास अभी ऑक्सीजन और ICU उपलब्ध हैं? देखिए सुफियान साहब, दूसरी लहर ने तो पूरे स्वास्थ्य जगत की कलई खोली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं पहली लहर से हमने दूसरी लहर में तो सीख नहीं ली, लेकिन दूसरी से अगर तीसरी लहर की तरफ मैं अगर बात करूं आने वाला है जो, तो उससे हम लोगों ने बहुत बड़ी सीख ली। तो आज देखे होंगे कि हर सरकारें जगी हैं और सबने अपने अस्पतालों का रुख किया है। सभी सरकारों ने अस्पतालों की तरफ देखना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया और अपनी गलती से सीख लिया है कि कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर आएगी ये डेल्टा का वेरिएंट ही आएगा। तो यानी कि जब अगर दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी या सांसों की सबसे ज्यादा समस्या हो रही थी, तो हो सकता है कि तीसरी लहर भी अगर आए तो अगर इस तरह की परिस्थिति हो तो हम लोग संभल अपने आप को कर पाए। तो इसीलिए अस्पतालों को हर लगभग बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जा चुका है या फिर कुछ ही दिनों में लग जाएगा। और कई तरह की चीजें ऐसी, जैसे पहले मैं अगर बात करूं कि पहले आनंद फानन में जो अस्पतालों की तरफ भागा जाता था, बेड की व्यवस्था की जाती थी, तो ऑलरेडी अभी भी जो दूसरी लहर आई थी हम लोगों को ये जरूर बता दी, ये सबक सिखाई कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी असावधान होंगे तो हम लोग मैं क्या कर सकता हूँ ये पूरी हिंदुस्तान जानता है। तो सरकारों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है और उत्तर प्रदेश कहूँ, दिल्ली कहूँ या पूरे देश की बात मैं करूँ तो कहीं ना कहीं अब अस्पताल की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ये जरूर हर सरकार ये कोशिश में लगी हुई है कि जो तीसरी लहर है वो काबू में रहे और हम उससे जीत प्राप्त कर पाए और फिर से वो स्थिति या वो तस्वीरें हम टीवी चैनलों पे ना देख पाए जो तस्वीरें हमने अभी अप्रैल और मई में देखी। ठीक है, के पांडे साहब का रुख करूंगा। के पांडे साहब, लगातार ये तेज़ी के साथ जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। 85 देशों में अब तक फैल चुका है। पिछले 2 हफ्तों की बात कर लें तो 11 देशों में बहुत तेज़ी के साथ फैला है। जितनी तेज़ इसकी गति है सर, क्या इसको कंट्रोल कर पाना, कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय हमारे पास हैं? सिर्फ एक उपाय है, लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें और कोई उपाय हमारे पास नहीं। देखिए, वायरस जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, खांसी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वायरस निकलता है। और अगर पड़ोस के लोगों ने मास्क पहना हुआ है तो बिल्कुल इन्फेक्शन होने का चांस नहीं रहता, बहुत 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 ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन अगर मास्क नहीं पहना हुआ है तो वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज डिपेंड करता है कि कितने क्लोज्ड स्पेस में है, ओपन स्पेस में। अगर बंद कमरे में आदमी है तो इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। खुले कमरे में है, खुले हवा में है, जहां एक तरफ से दूसरी तरफ वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है तो रिस्क नहीं रहता। मैं अगर आप टाइम दे, मैं एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। उसमें ये हुआ था कि एक कमरे में, क्लासरूम में 25 लड़के थे, उसमें से एक लड़के को सिर्फ कोविड पॉजिटिव था
उन सभी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, क्लास अटेंड कर रहे थे। उस कमरे की हवा 36 मिनट के अंदर इतनी हो गई कि हर बच्चे को चांस हो गया, इतना ज्यादा इन्फेक्शन का लोड हो गया उसमें, वायरल लोड, कि हर बच्चे को रिस्क हो गया कि इसको बीमारी हो सकती है। अब आइए दूसरा सिनारियो, सब बच्चों ने मास्क पहना हुआ है, उसी क्लासरूम में है, सारे अटेंड कर रहे हैं, 25 बच्चे जिसमें से एक पॉजिटिव है। 20 घंटे तक उस कमरे की हवा इतनी सेफ थी कि इन्फेक्शन का चांस बिल्कुल नहीं था। 20 घंटे के बाद रिस्क हो रहा था क्योंकि एक आदमी उसमें इन्फेक्टेड था और बंद कमरा था। अब आइए नंबर 3 सिनारियो, उसी कमरे में किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, बच्चे डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गाना गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और 3 मिनट के अंदर उसी कमरे की हवा इतनी ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है कि सबको रिस्क हो जाता है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, विदाउट मास्क 3 मिनट, 36 मिनट और 20 घंटे, तो मास्क का कितना बड़ा रोल है। जी बिल्कुल। बंद कमरों में जो लोग होते हैं या बंद हॉल में हैं, मैं बताना चाहूंगा उसका एक बड़ा प्रॉपर सिस्टम है कि हर 5 मिनट में एयर सर्कुलेशन हो जाना चाहिए। जैसे किसी कमरे में है, एग्जॉस्ट फैन लगाइए, एसी अगर लगा हुआ है तो दरवाजा थोड़ा खुला रहना चाहिए, एग्जॉस्ट सारे खुले होने चाहिए। तो अगर हर 5 मिनट में सर्कुलेशन हो रहा है तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो ये थर्ड वेव जो आएगी, आपने गांव में बहुत रिस्क फिर उपयोगी भी कम चीजें रहेगा। बताई हैं। वाकई लोग अगर इनको समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो इस थर्ड वेव से लड़ना हमारे लिए आसान होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर के अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर अरुण पांडे साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। अनिल यादव आपका भी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है थर्ड वेव आने को है, लेकिन अगर कंट्रोल में रहना है, कंट्रोल में करना है इसको, तो जो मास्क है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन हमें करना ही होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।